हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज पार्ट सेकंड में आपका जो है वो स्वागत है। हमने जो है वो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ को, अगर आपने जो है वो आप शेड्यूल देखोगे तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ पार्ट 1 और पार्ट फर्स्ट, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ पार्ट सेकंड और आपके पास एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट जो है वो हम कल के दिन, वो जो है वो 8th डे में आया था वो, तो हम जो है वो पार्ट सेकंड कल के दिन जो है वो कर चुके हैं। इन दी पार्ट फर्स्ट जो है वो कल के दिन जो है वो कर चुके हैं। इन दी पार्ट फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डन द क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म। हमने जो है वो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म हमने ऑलरेडी जो है वो पढ़ लिया है। क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के अंदर हमने देखा था कि आपके पास कैसे जो है वो सवाल या तो जो है वो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे थे, या फिर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के अंदर से इस तरह से पूछे जा रहे थे कि एल.एच. मॉर्गन जो हैं उनको समझा दीजिए। ठीक है, तो हम जो है वो एल.एच. मॉर्गन की जो है वो पूरी की पूरी जो थ्योरी है, कैसे एल.एच. मॉर्गन ने फैमिली को समझाया है, कैसे एल.एच. मॉर्गन ने किनशिप की एवोल्यूशन को समझाया है, कैसे उन्होंने स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के एवोल्यूशन को समझाया है, कैसे जो है वो उन्होंने प्रॉपर्टी के एवोल्यूशन को समझाया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जो है वो हम कल की क्लास के अंदर जो है वो कर चुके हैं। फिर उसके बाद आप एल.एच. मॉर्गन आपने कर लिया। फिर उसके बाद हम आते कल की क्लास के अंदर जो है वो हमने फंक्शनलिज्म के बारे में बात की थी। जब हम फंक्शनलिज्म के बारे में बात करते हैं तो दो तरह के फंक्शनलिज्म हमारे दिमाग के अंदर आते हैं। पहले हैं आपके पास जो है वो साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म, साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म ऑफ मलिनोस्की। साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म ऑफ मलिनोस्की जो है ये इट फोकसेस मोर ऑन द इंडिविजुअल्स। ये आपके इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करता है, और ये जो है वो आपके इस चीज़ को बताता है, ये नीड थ्योरी को भी देता है। तो कल हमने जो है वो नीड थ्योरी भी पढ़ी थी। ये कहता है कि कैसे जो है वो एक इंडिविजुअल अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाता है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की जो आपके पास सर्वाइवल वैल्यू है वो एक इंडिविजुअल की नीड्स के ऊपर जो है वो आपके पास मेलिनोस्की ने जो है वो रख दी। फिर उसके बाद जो दूसरे तरह का फंक्शनिज्म आता है वो होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म है इट वाज गिवन बाय रेडक्लिफ ब्राउन। वो जो है वो रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया था। अब जो आपके पास स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म की बात करते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन के फंक्शनिज्म की बात करते हैं, तब आपके पास इंडिविजुअल जो है वो बेस नहीं बनता। तब पूरे के पूरे जो सोसाइटी के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो जो है वो बेस बन जाते हैं। तो कल अलग अलग बातें हमने की। हमने रेडक्लिफ ब्राउन का जो है वो सोशल फॉर्म देखा कि सोशल फॉर्म्स क्या होते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो किस तरह से लॉज को समझा रहे हैं, रेडक्लिफ ब्राउन कैसे सोशल सिस्टम को समझा रहे हैं, सोशल सोसाइटी के इंटीग्रेशन को समझा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं हमने रेडक्लिफ ब्राउन में की। फिर एक सवाल हमने एक और देखा कि मलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन के बीच में जो है वो अंतर क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो इन सारे विषयों के ऊपर, इन सारे सब्जेक्ट्स मैटर के ऊपर जो है वो हम बात करते चले गए, चर्चा करते चले गए, और फिर जो है वो हमारे पास एक जो है वो डिफ्यूजनिज्म आया। डिफ्यूजनिज्म के अंदर जो है वो आपके पास अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म। ठीक है, डिफ्यूजनिज्म के अंदर जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर 3 तरह के डिफ्यूजनिज्म की बात की गई है। एक है ब्रिटिश डिफ्यूजनिज्म जो कि कहता है कि सब कुछ इजिप्ट से पैदा हुआ है, सब कुछ मिस्र से पैदा हुआ है। दूसरे हैं आपके पास जर्मन डिफ्यूजनिज्म जो कि एक जोग्राफिकल एंथ्रोपोलॉजिकल वे को जो है वो सामने रखते हैं कि कैसे जो है वो कल्चर क्रीज वगैरह जो है ये सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन जो हमारे सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो होता है अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म। अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म से जो है वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं। अगर डिफ्यूजनिज्म से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, 90% ऑफ द टाइम्स द चांसेस आर कि वो जो क्वेश्चन है वो अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म से पूछा जाएगा। तो जब क्वेश्चन जो है वो अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म से पूछा जाता है तो सवाल जो है वो ज़्यादातर 2 तरह के पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये होता है कि फ्रांज बोआ की, जो आपके पास फ्रांज बोअस हैं, इनकी जो है, या फिर फ्रांज बोआ जो हैं, इनकी हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म को जो है वो आप समझाइए।
कि फ्रांज बोआ का हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म क्या है, या फिर फ्रांज बोआ का जो डिफ्यूजनिज्म है, फ्रांज बोआ का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है डिफ्यूजनिज्म के अंदर। फिर उसके बाद जो है दूसरा तरह का जो अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म से सवाल पूछा जाता है, वो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्चरल एरिया, जो आपके पास कल्चरल एरिया है उसके कंसेप्ट को समझा दीजिए, कल्चरल एरिया के कंसेप्ट को समझा दीजिए। ठीक है, तो कल्चरल एरिया का कंसेप्ट जो है वो उसके अंदर हमने अलग अलग थिंकर्स को पढ़ा कि कैसे जो है वो ओटी मेसन इसके अंदर जो है वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं। फिर आपके पास जो है वो वाइज़र आ जाते हैं, फिर आपके पास जो है होम्स आ जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो कल्चरल एरिया का जो कंसेप्ट है इसके बारे में हमने जो है वो कल चर्चा की, कल बात की। ये था कल का एक जो है वो हल्का सा रीकैप कि हमने जो है वो कल के टॉपिक्स के अंदर जो है वो क्या बातें की हैं, क्या चर्चाएं की हैं। फिर उसके बाद पार्ट सेकंड। इन द पार्ट सेकंड वी आर प्राइमरीली डीलिंग विद अगेन 3 थ्योरीज। हम जो है वो 3 थ्योरीज के साथ जो है वो डील करेंगे। पहली आपके पास जो थ्योरी है वो है आपके पास स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर भी जो हम प्राइमरीली डील करेंगे वो करेंगे हम जो है वो लेवी स्ट्रॉस के साथ, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चन लेवी स्ट्रॉस से ही पूछे जाते हैं और बहुत कम चांसेस हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म की जो है वो मेथडोलॉजी से जो है कोई सवाल पूछे जाएंगे। जब एग्जामिनर लेवी स्ट्रॉस से कोई क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है कि लेवी स्ट्रॉस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जब एग्जामिनर लेवी स्ट्रॉस से क्वेश्चन पूछता है तो मैंने जनरली ये पाया है कि लेवी स्ट्रॉस से जो क्वेश्चंस हैं या तो लेवी स्ट्रॉस की किनशिप से पूछे जाते हैं, किनशिप की अलायंस थ्योरी से पूछे जाते हैं, वो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर जो है वो लेवी स्ट्रॉस की किसी मिथोलॉजी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेवी स्ट्रॉस ने मिथ का स्ट्रक्चरल एनालिसिस कैसे किया था, या फिर लेवी स्ट्रॉस ने जो है वो रिलीजन में जो है वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस कैसे किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टोटम का स्ट्रक्चरल एनालिसिस पूछा जा चुका है, मिथ का स्ट्रक्चरल एनालिसिस पूछा जा चुका है, या फिर आपके पास लेवी स्ट्रॉस की स्ट्रक्चरिस्ट अप्रोच जो है रिलीजन के अंदर कैसे लगती है वो पूछा जा चुका है। लेकिन लेवी स्ट्रॉस की मेथडोलॉजी के ऊपर, जो कि मेथडोलॉजी हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे, लेवी स्ट्रॉस की जो थ्योरेटिकल मेथडोलॉजी है उसके ऊपर जो है वो बहुत कम क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं। लेकिन फिर भी जो है क्योंकि लेवी स्ट्रॉस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देन वी शुड बी ऑन द सेफ साइड, और जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो लेवी स्ट्रॉस के स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर एक चर्चा जो है वो कर लेंगे। फिर उसके बाद बात आती है साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इन साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी अगेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 तरह के जो है वो इससे जो है वो सवाल निकलते हैं, 2 तरह के जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले जो है वो आपके पास साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके पास जो है वो नेशनल स्टडीज़ को समझाइए, या फिर नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ को जो है वो आप समझाइए। दूसरे तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पास जो है ये पूछे जाते हैं कि जो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं या फिर अलग अलग जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, रूथ बेनेडिक्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, राल्फ लिंटन का क्या कंट्रीब्यूशन है, कोरा डुबोस का क्या कंट्रीब्यूशन है, इनके कंट्रीब्यूशंस को समझा दीजिए। या फिर किसी कंसेप्ट के ऊपर जो है वो सवाल पूछ लिए जाते हैं कि मॉडल पर्सनैलिटी क्या है, उस चीज़ को समझा दीजिए। ठीक है, बेसिक पर्सनैलिटी क्या है, उस चीज़ को समझा दीजिए। कल्चरल पैटर्न क्या है, उस चीज़ को समझा दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे जो है वो इनसे जो है वो सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं। फिर आपके पास जो है वो थर्ड ब्रांच आती है, पार्ट सेकंड की आपके पास जो है वो थर्ड ब्रांच आती है। थर्ड ब्रांच के अंदर जो है वो आपके पास न्यू एवोल्यूशनरी स्कूल आता है, न्यू एवोल्यूशनरी स्कूल। ठीक है, तो जब न्यू एवोल्यूशनरी स्कूल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगेन कंसेप्चुअल और जो आपके पास कंट्रीब्यूशन वाले जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यू एवोल्यूशनरी स्कूल को हम अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम जो है वो इन चैप्टर्स के अंदर जो है इन लेक्चर के अंदर जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो जैसे कि हमारा जो है वो एक लेक्चर शुरू होता है, तो आपके पास जो है पहले हम जो है वो कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहले एक वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू वांट टू अवेल द PDF फाइल, अगर आप इस PDF फाइल को अवेल करना चाहते हैं
सो यू शुड डाउनलोड द O2IS Academy ऐप। O2IS Academy ऐप के स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन के अंदर जो है वो आप इस कोर्स को देखिए, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स। इसके रिसोर्स सेक्शन में जाइए। रिसोर्स सेक्शन के अंदर जो है वो आपको कुछ PDF फाइल्स मिलेंगी, जो कि आप इस जो भी आपके पास जो है वो इस कोर्स के अंदर जो भी आएगा वो सारी की सारी जो PDF फाइल्स जो हैं वो सारी की सारी आपको रिसोर्स सेक्शन के अंदर मिल जाएंगी। सो लेट्स सी दी क्वेश्चंस। हम जो है वो क्वेश्चंस को एनालाइज करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड रेडक्लिफ ब्राउन एंड लेवी स्ट्रॉस स्टडी द किनशिप इन दिस टर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर के टर्म्स में रेडक्लिफ ब्राउन और लेवी स्ट्रॉस जो है वो किनशिप को कैसे स्टडी करते हैं। सो आपके पास जो आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन है, जो रेडक्लिफ ब्राउन है, जब हम डिसेंट और अलायंस थ्योरी की बात करते हैं तो डिसेंट थ्योरी जो है, डिसेंट थ्योरी के एक प्रोपोनेंट जो हैं वो हमने रेडक्लिफ ब्राउन किए थे। तो अगर नहीं आपको याद आ रहा तो यू कैन गो बैक टू द वीडियो ऑफ द किनशिप। किनशिप के अंदर हमने डिसेंट और अलायंस थ्योरी की थी। तो रेडक्लिफ ब्राउन जो थे वो आपके पास डिसेंट थ्योरिस्ट थे। तो जो आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन है, रेडक्लिफ ब्राउन जो हैं वो आपके पास डिसेंट थ्योरी देते हैं। डिसेंट थ्योरी के अंदर जो है रेडक्लिफ ब्राउन ने एक अफ्रीकन सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो काम किया था और अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अंदर जो है वो उनका पर्चा छपा था। तो उनका पर्चा जो है, उनके पर्चे के हवाले से जो है सोशल स्ट्रक्चर इन अफ्रीकन सोसाइटी के हवाले से जो है वो हमने जो है वो डिसेंट थ्योरी को जो है वो पढ़ा था। तो डिसेंट थ्योरी के अंदर जो है हमने ये देखा कि जो टेरिटोरियलिटी है वो डिसेंट के हिसाब से जो है वो एक इंसान को प्राप्त होती है। एक इंसान का रैंक क्या होगा और उसके रैंक के हिसाब से शादी उसकी कैसे होगी, ये जो है वो सब कुछ उसका जो है वो डिसेंट तय कर देता है। तो इस तरह से रेडक्लिफ ब्राउन का मानना है कि जो आपके पास डिसेंट है, सो रेडक्लिफ ब्राउन बिलीव्स दैट द डिसेंट इट इज़ द बेसिस, जो आपके पास डिसेंट है वो बेसिस है सोसाइटी के फॉर्मुलेशन का। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास डिसेंट आ जाता है। फिर उसके बाद रेडक्लिफ ब्राउन एंड फिर आपके पास आते हैं लेविस स्ट्रॉस। फिर उसके बाद है लेविस स्ट्रॉस। तो लेविस स्ट्रॉस जो हैं वो आपके पास अलायंस थ्योरी जो है वो प्रपोज करते हैं। वो इससे ठीक जो है वो कम्प्लीमेंट्री बात करते हैं। मैं उल्टी तो नहीं कहूँगा, लेकिन लेवी स्ट्रॉस के हिसाब से उल्टी थी, लेकिन जो कम्प्लीमेंट्री बात करते हैं वो कहते हैं कि यही शब्द जो है वो आपको अपने कंक्लूजन्स के अंदर यूज़ करना है, क्योंकि जब लेवी स्ट्रॉस कॉन्ट्राडिक्शन की बात करते हैं तो उसका बहुत क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो आप जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन की बात नहीं करेंगे, आप कम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे। कि लेवी स्ट्रॉस जो हैं वो कम्प्लीमेंट्री बात करते हैं कि आपके पास जो एक तो है डिसेंट, दूसरा डिसेंट के कम्प्लीमेंट्री जो चीज़ आती है वो है अलायंस। तो आपके पास जो अलायंस है वो जो है वो सोसाइटी का आधार बनता है। तो अलायंस कैसे हो रहा है उसके बारे में और क्यों हो रहा है उसके बारे में लेवी स्ट्रॉस जो है वो बात करते हैं। और अलायंस के अंदर जो है वो तीन तरह, वो जो है वो अलायंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो है जो आपके पास पॉजिटिव रूल्स ऑफ मैरिज हैं, दूसरे हैं आपके पास नेगेटिव रूल्स ऑफ मैरिज। फिर उसके अंदर जो है वो एक्सचेंजेस की बात करते हैं। सो ज़्यादा मैं यहाँ पे जो है वो डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन एवरीथिंग। ठीक है, देन उसके बाद जो है हाउ डू द कंसेप्ट्स ऑफ द बाइनरी ऑपोजिट्स एंड एक्सचेंज फिगर इन द लेवी स्ट्रॉस स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ किनशिप। फिर से जो है वो आपके पास सिमिलर क्वेश्चन जो अलायंस थ्योरी का जो है वो यहाँ पे पूछ लिया गया है कि कैसे जो है वो बाइनरी ऑपोजिट्स और एक्सचेंज फिगर आउट करते हैं। बाइनरी ऑपोजिशंस की वजह से लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि इंसान ने कॉन्ट्राडिक्शन करना स्टार्ट कर दिया बिटवीन द कंसैंग्युनिटी एंड एफिनिटी। एफिनिटी और कंसैंग्युनिटी के बीच में जो है वो इंसान ने कॉन्ट्राडिक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि आपके पास जो है वो इंसिस्ट टैबू जो है वो बनना शुरू हो गया। जब आपके पास इंसिस्ट टैबू बनना शुरू हो जाता है फिर जो है वो आपके पास एक्सचेंज रूल्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास जो हमने एक्सचेंज रूल्स के बारे में किया था वो आप लिखोगे। फिर आपके पास जो है वो कैसे सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनता है,
तो धीरे धीरे जो है वो इस तरह से इस सवाल को जो है वो आप कम करने वाले हैं, ठीक है। एनीवेज, तो आपके पास जो है 2 क्वेश्चंस जो हैं, अगर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके पास सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे सवालों में से जो है वो आपके पास 2 क्वेश्चंस जो हैं वो लेट्स से अगर आपके 3 सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें से जो 2 वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास जो है वो किनशिप से पूछे जा रहे हैं। फिर आपके पास आती है द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म एज प्रोपाउंडेड बाय द क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, ठीक है। सो ये सवाल जो है वो हमारे सब्जेक्ट मैटर के साथ जो है वो चल रहा है। सो विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म से जो है वो हम शुरू करेंगे। देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म का जो ट्रेडिशन है इट हैज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स। जो इसका पूरा ट्रेडिशन है वो जो है वो लिंग्विस्टिक्स से जो है वो बना हुआ है। लिंग्विस्टिक्स से हमने जो है वो इसके ट्रेडिशन को लिया है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर क्या है कि आपके पास फर्डिनेंड डी सोसोर ने, जो आपके पास फर्डिनेंड डी सोसोर हैं, तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था या फिर एक जो है वो थीम दिया था सिग्निफायर और सिग्निफाइड का। देखिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो आपको कहा घोड़ा, तो आपके दिमाग के अंदर जो है वो एक घोड़े की तस्वीर जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो अब जो मैंने कहा मेरा जो कहना है घोड़ा, ठीक है, जब मैंने कहा ये क्या है, ये है सिग्निफायर, और आपके दिमाग के अंदर एक तस्वीर आ गई घोड़े की, तो आपके पास वो क्या होगा, सिग्निफाइड। अब जो आपके दिमाग के अंदर तस्वीर आई है, घोड़े की जो तस्वीर बनी है आपके दिमाग के अंदर, वो घोड़ा कहीं ना कहीं जो है वो आपने देखा होगा, पहले देखा होगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके दिमाग जो है वो एक तस्वीर जनरेट करता है, ठीक है। आप कुछ बोलते हो, जो भी कुछ आप बोल रहे होते हो, तो उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो आपका दिमाग जो है वो निकालता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको कुछ भी बोल रहा हूँ, तो साथ के साथ साइमल्टेनियसली आपका जो दिमाग है उसका एनालिसिस जो है वो करता जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो फर्डिनेंड डी सोसोर ने सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड के कंसेप्ट के साथ जो है समझाया। सिग्निफायर का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चीज़ों को बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, कुछ मैंने जो है वो मैंने कहा मेज, तो जो है वो मेज़ की जो आपके पास जो आपने पिछली कहीं पे भी आपने जो है वो कोई कंसेप्ट देखा होगा, कोई आपके पास जो है कोई तस्वीर देखी होगी, तो वो मेज़ की जो तस्वीर है वो आपके दिमाग के अंदर जो है वो छप जाएगी, वो बन जाएगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिग्निफायर। सिग्निफायर जो है वो आपके पास सिग्निफाइड जो है वो जनरेट करता है। और सिग्निफाइड कैसे जनरेट हो रहा है कि आपने जो है उस सिग्निफायर का एनालिसिस किया। तो लेवी-स्ट्रॉस कहते हैं कि जो कल्चर है वो भी एक लैंग्वेज जैसी होती है। जैसे आपका दिमाग लैंग्वेज का एनालिसिस करता है और अपनी एक तस्वीर जो है वो उसके एनालिसिस के आधार के ऊपर, दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन के आधार के ऊपर जो है वो अपनी एक तस्वीर जो है वो जनरेट कर लेता है। तो उसी तरह से कल्चर भी जो है वो लैंग्वेज की तरह ही होती है। आपने ये देखा होगा कि बहुत बार आप कुछ कहते हो और सामने वाला उसका जो एनालिसिस है वो जो है वो कुछ और करके बैठ जाता है, फिर उसके बाद वो कहता है कि मैंने तो ये समझ लिया था, ठीक है। तो समझ लिया का मतलब क्या है कि जो चीज़ आपने कही थी उसका इंटरप्रिटेशन तो जो है वो मैंने ये निकाल लिया। उसी तरह से आपके पास जो कल्चर है वो भी किसी लैंग्वेज की तरह होती है। जैसे आपके दिमाग ने लैंग्वेज का जो है वो इंटरप्रिटेशन निकाला है, उसी तरह से आप कल्चरल जो सिंबल्स हैं या फिर जो आपके पास जो कल्चरल थीम्स हैं उनका आप इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मिथ है, तो लेवी-स्ट्रॉस का मानना है कि एक तो है कि मिथ का मतलब कि मिथ का जो है वो आपके पास आपको पता है कि मिथ जो है दीज थिंग्स दे आर लाइक स्टोरीज, वो जो है वो किसी स्टोरी की तरह है मिथ। तो आपने जो है वो पूरी स्टोरी को जो है वो आपने समझ लिया कि अच्छा ऐसे होता है कि पहले राम जी को वनवास हो जाता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, आपने उन इंसिडेंट्स को समझ लिया।
जो दूसरी चीज़ आती है वो है इंटरप्रिटेशन की। दूसरा जो स्टेप आता है वो है इंटरप्रिटेशन का, उसका एनालिसिस करने का स्टेप, जिसके अंदर आप उसके डीपर मीनिंग्स को, आप उसके डीपर स्ट्रक्चर्स को जो है वो एनालाइज करते हो कि इस मिथ का जो है वो डीप स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास क्या है। ठीक है, तो आपके पास जो मिथ है आपकी, वो जो है वो आपकी बाइनरी ऑपोजिट्स के ऊपर जो है वो बनी होती है। तो जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो भी आपकी मिथ है, जो भी आपके रिचुअल्स हैं, दे आर मेड ऑन दी बाइनरी ऑपोजिट्स। तो लेवी स्ट्रॉस का मानना है कि ये जो बाइनरी ऑपोजिट्स हैं, दीज बाइनरी ऑपोजिट्स दे आर यूनिवर्सल, वो जो हैं वो यूनिवर्सल रहते हैं। ये बाइनरी ऑपोजिट्स जो हैं वो आपके पास हर एक कल्चर के अंदर हैं। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट एंड राइट, रॉ एंड कुक्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे आपके पास अनेक बाइनरी ऑपोजिट्स जो हैं वो मिलेंगे। सिमिलरली आपके पास जब हमने मिथ का चैप्टर किया था, जब हमने रिलीजन किया था, वहाँ पे भी हमने ये जो बाइनरी ऑपोजिट्स हैं इनकी जो है वो बात करी। सो इस तरह से लेवी स्ट्रॉस कहते हैं दैट देयर इज़ यूनिटी ऑफ बाइनरी ऑपोजिट्स। यूनिटी ऑफ बाइनरी ऑपोजिट्स का मतलब क्या है कि ये बाइनरी ऑपोजिट्स जो हैं वो इकट्ठे आपके दिमाग के अंदर जो है वो बैठे होते हैं। इसी तरह के आपके पास बाइनरी ऑपोजिट्स हैं, आपके पास जो है वो कंसैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी, दे आर दी बाइनरी ऑपोजिट्स। कंसैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी, कि आपके पास खून का रिश्ता और आपके पास जो है शादी का रिश्ता, वो भी बाइनरी ऑपोजिट्स हैं। रॉ कुक्ड एंड रॉ फूड एंड कुक्ड फूड, वो भी बाइनरी ऑपोजिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से जो है वो आपके पास जो कल्चर है उसके अंदर आपकी पूरी की पूरी कल्चर, आपके पूरी की पूरी कल्चर का जो स्ट्रक्चर है वो इन बाइनरी ऑपोजिट्स के अंदर जो है वो सिमट जाता है। जैसे आपके पास मिथ्या का हमने स्ट्रक्चर जो है वो एनालाइज किया था, मिथ का स्ट्रक्चर जो है वो हमने एनालाइज किया था, उसके अंदर भी हमने यह ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो कॉलम्स बनाए थे। हमने एक कॉलम बनाया था लाइफ का, फिर हमने जो है वो एक कॉलम बनाया था डेथ का, फिर हमने कॉलम बनाया था होप का, फिर जो है वो डिस्पेयर का एक जो है वो हमने कॉलम बना लिया था। होप के कॉन्ट्राडिक्टरी जो एलिमेंट्स हैं उनका जो है वो कॉलम बना लिया था। तो हमने पाया कि हर एक मिथ्या के अंदर, दुनिया की हर एक मिथ के अंदर जो है वो ये चार एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं, हमेशा होते हैं। उसी तरह से जैसे एक मिथ्या, जैसे एक मिथ इन बाइनरी ऑपोजिट्स के अराउंड बनी हुई है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इन बाइनरी ऑपोजिट्स के अराउंड बनी हुई है, उसके डीप स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन बाइनरी ऑपोजिट्स के अराउंड बने हुए हैं, उसी तरह से आपकी कल्चर भी है। आपकी कल्चर के अंदर भी जो है वो इन बाइनरी ऑपोजिट्स का जो है वो यूज़ होता है। आपके जो रूल्स हैं, खास करके जो आपके पास कल्चरल रूल्स हैं, उनके अंदर भी जो है वो इन बाइनरी ऑपोजिशंस का जो है वो एक प्रयोग होता है। उनके अंदर भी ये जो बाइनरी ऑपोजिशंस हैं वो आपके पास यूज़ होते हैं। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो ये जो चीज़ें हैं, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चरलिज्म। ये जो है वो आपके पास स्ट्रक्चरलिज्म का एक इंट्रोडक्शन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द सोशल स्ट्रक्चर। सो आपके पास जो है लेवी स्ट्रॉस ने एक जो है वो अपना स्ट्रक्चरलिज्म का जो प्रिंसिपल है, इट वाज प्रेजेंटेड, और हिज थ्योरी इट वाज प्रेजेंटेड इन द बुक द स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो जो उनकी थ्योरी है वो आपके पास उनकी किताब स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी दैट वाज रिटन 1956, उनकी जो थ्योरी है इस किताब के अंदर जो है वो मिली। उसके अंदर वो जो है वो मेंटल मॉडल्स की बात करते हैं। ठीक है, वो जो है वो मेंटल मॉडल्स की बात करते हैं। तो उनका मानना क्या है कि आपके पास, आपको अगर सोसाइटी के स्ट्रक्चर को, अगर आपको जो है वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझना है तो आपको जो है वो आप मेंटल मॉडल्स को कंसंट्रेट जो है वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इन मेंटल मॉडल्स को जो है, इन मेंटल मॉडल्स के मदद से जो है वो आप जो है वो अपना सोशल स्ट्रक्चर जो है इसका एक मॉडल जो है वो तैयार कर सकते हैं कि आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से जो है वो बना हुआ है। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल स्ट्रक्चरल स्टडीज़, जो ये स्टडीज़ करते हैं आपके पास लेवी स्ट्रॉस करते हैं, इट इज़ टू स्टडी द सोशल स्ट्रक्चर विद द एड ऑफ द मेंटल मॉडल्स। ठीक है, तो मेंटल मॉडल्स की एड से जो है वो आपको ये जो स्टडीज़ हैं वो करनी है।
अब है आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है मेंटल मॉडल की। अकॉर्डिंग टू लेवी स्ट्रॉस, अ मॉडल इज अ मेंटल रेप्लिका ऑफ द एनालॉग ऑफ कोर्स एन एनालॉग कोरस्पॉन्डिंग विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, तो आपके पास लेवी स्ट्रॉस के हिसाब से मेंटल मॉडल क्या है, जो सोसाइटी के अंदर आप देखते हैं उसका ही रेप्लिका जो है वो आपके दिमाग के अंदर जो है वो छप जाता है, तो वो जो है वो आपके पास मेंटल मॉडल बन जाता है। इस चीज़ को समझिए आप। देखिए फॉर एग्जांपल, आपके पास काफ़ी बड़ा डिबेट है इस चीज़ के ऊपर कि क्या आइडियाज़ रियल होते हैं। तो आपके पास जैसे बहुत सारे थिंकर्स हैं, जैसे आपके पास प्लेटो हैं। प्लेटो का मानना था कि जो आइडियाज़ हैं दे आर रियल, आइडियाज़ जो हैं वो आपके पास रियल होते हैं। ठीक है, तो आइडियलिज्म, तो आपके पास प्लेटो का मानना था कि आइडियाज़ जो हैं वो रियल होते हैं। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे जैसे आपका कॉन्शियसनेस जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है, तो आपको जो है वो नए नए आइडियाज़ आते जाते हैं, और जो जैसे आप चीज़ों को सोचते हो वैसे जो है वो आपके पास दुनिया जो है वो बनती जाती है। तो आइडियाज़ को जो प्लेटो है उन्होंने रियल माना है, उन्होंने कहा है कि आइडियाज़ जो हैं वो होते हैं, आपके रियल लाइफ के अंदर जो है वो होते हैं। ऑन दी अदर हैंड देयर आर स्ट्रक्चरलिस्ट एंड प्रोटो स्ट्रक्चरलिस्ट। स्ट्रक्चरलिस्ट जैसे आपके पास लेवी स्ट्रॉस हो गए, प्रोटो स्ट्रक्चरलिस्ट जैसे आपके पास कार्ल मार्क्स हो गए। तो आपके पास ये कुछ जो हैं वो आपके पास स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं। तो स्ट्रक्चरलिस्ट का मानना क्या है कि आप सोसाइटी को देखते हो, आप कल्चर को देखते हो, और जो एक कल्चर की छवि है वो आपके दिमाग के अंदर जो है वो उतर जाती है। उसी चीज़ को जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू लेवी स्ट्रॉस, अ मॉडल इज़ अ मेंटल रेप्लिका ऑफ द एनालॉग कॉरस्पॉन्डिंग टू सम एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी में आपने कुछ चीज़ों को देखा, तो उसी का जो रेप्लिका है आपके जो है वो मेंटल मॉडल के अंदर जो है वो आपके मेंटल बीइंग के अंदर जो है वो छप गया। ठीक है, तो आपके पास मेंटल मॉडल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो है वो दो स्टेप्स, देर आर टू डिफरेंट स्टेप्स जो कि आपके पास जो है वो मेंटल मॉडल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपकी जो है वो बेसिक जो थ्योरी है, जो आपके पास थ्योरी है वो जो है वो आपके पास शुरू होती है। ठीक है, तो आपके पास मेंटल मॉडल को दो तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। पहला है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, दूसरा है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो होती है वो हमारी वो है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि सारे डेटा को जो है वो आप कलेक्ट कर लोगे। जो भी आपको सोसाइटी के अंदर डेटा मिल रहा है वो सारे के सारे डेटा को जो है वो आप कलेक्ट कर लोगे। डेटा का मतलब क्या है कि आप क्लोथ कैसे पहनते हो, आप जो है वो कैसे चलते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस इज़ द डेटा। ये जो है वो आपके पास सोसाइटी के अंदर डेटा है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि आप सोसाइटी के सारे डेटा को जो है वो कलेक्ट कर लोगे। यू विल नॉट डिस्क्रिमिनेट कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या जो है वो आपके पास अनइम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो भी आपने जो है डेटा कलेक्ट किया उसको जो है वो उसके अंदर आप जो है वो लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस करनी स्टार्ट कर दोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने मिथ के अंदर किया था। सो बेसिकली हमने मिथ के अंदर क्या किया था कि पहले जो है वो हमने मिथ को देखा कि आपके पास जो है वो मिथ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमने मिथ्स के अंदर जो है वो एलिमेंट्स को देखा, तो बेसिकली हमने ये पाया कि आपके पास जो मिथ है उसको पहले हमने एलिमेंट्स को कलेक्ट किया। इसका मतलब क्या है, दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन। मिथ को हमने जो है ऑब्जर्वेशन के अंदर एलिमेंट्स में कलेक्ट किया का मतलब क्या है कि मिथ को हमने जो है वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, अलग अलग चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अलग अलग इवेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। जब हमने मिथ्स को अलग अलग इवेंट के अंदर डिवाइड कर दिया, तो जो अगला आपके पास स्टेप था उसके अंदर क्या था कि अब फिर आपने जो है वो उसको लॉजिकल उसका एनालिसिस करना है। लॉजिकल एनालिसिस में हमने क्या किया, एक जो है वो आपके पास कॉलम बना लिया लाइफ का, एक कॉलम बना लिया डेथ का, एक कॉलम बना लिया होप का, और एक कॉलम बना लिया जो है वो होप से ऐसे जो आपके पास एलिमेंट्स आए हैं ठीक उसके कॉन्ट्राडिक्टरी डिस्पेयर वगैरह का।
ठीक है। और हमने पाया कि दुनिया की हर एक मिथ जो है, हर एक मिथ के एलिमेंट्स जो हैं उनको आप जो है वो इन 4 खंडों के अंदर, इन 4 कॉलम्स के अंदर जो जितनी भी मिथ है उसको इन 4 कॉलम्स के अंदर जो है सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख सकते हो। गेटिंग द पॉइंट। तो पहला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप जो है वो डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। यू विल कलेक्ट द डेटा अबाउट दीज थिंग्स। फिर उसके बाद अगली जो चीज़ आती है वो आती है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब है द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स, कि फैक्ट्स का एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करते हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फिर उसके बाद इनसे जो है वो आप 2 तरह से जो है वो मॉडल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। पहले है स्केल मॉडल, दूसरे है कॉन्शियसनेस मॉडल, ठीक है। इन चीज़ों को हम आगे चल के जो है वो डील करते हैं। स्केल मॉडल को हम जो है वो स्टैटिस्टिकल और मैकेनिकल मॉडल की तरह से समझाते हैं। स्केल मॉडल पहले जो हैं वो आपके पास स्टैटिस्टिकल मॉडल आ जाते हैं। स्टैटिस्टिकल मॉडल, स्केल मॉडल का मतलब क्या है कि जो चीज़ें आपको ऑब्जर्वेबल हैं, जो चीज़ें धरातल के ऊपर, जो चीज़ें सोसाइटी के सरफेस के ऊपर पड़ी हुई हैं, वो हमें स्केल मॉडल में जो है वो मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल मॉडल। मैकेनिकल मॉडल का मतलब है कि सोसाइटी के अंदर आइडल फिनोमिना क्या है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप सोसाइटी के अंदर जाओ तो आप इंसान पूछो उनसे कि आप जो है वो इंसान कैसा चाहते हो, तो वो कहेंगे कि जी बहुत हमें ऑनेस्ट व्यक्ति जो है वो पसंद है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर उनका जो है वो कोई घर का मेंबर, पुलिस ऑफिसर वगैरह हो और वो रिश्वत ना ले, तो वो कहेंगे कि ये जो है वो अफसर किस काम का, ये रिश्वत तो खाता ही नहीं है, ये रिश्वत तो लेता ही नहीं है, या फिर खुद ही जो है वो रिश्वत देने के लिए चले जाएंगे। तो एक है मैकेनिकल मॉडल। मैकेनिकल मॉडल के अंदर आपके पास वो डेटा आएगा जो कि आइडल फिनोमिना को कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो कि आइडल फिनोमिना की तरफ जो है वो इशारा करता है। ऑन दी अदर हैंड आपके पास है स्टैटिस्टिकल मॉडल। द स्टैटिस्टिकल मॉडल, यहाँ पे आप जो है वो रियलिटी को बताते हो कि आपके पास कहाँ कहाँ पे इन आइडल फिनोमिनास के अंदर जो है वो डेविएशन आ रहा है। तो जब आप दोनों को जो है वो कंपेयर करोगे तो आपको जो है वो डेविएशन जो है वो मिलेगा। सोसाइटी जो है वो कहाँ पे डेविएट कर रही है, अपने आइडल से कहाँ पे जो है वो डेविएट कर रही है। तो स्केल मॉडल का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे जो है वो सरफेस मीनिंग जो है वो आपके पास जो है वो निकल के सामने आ रहा है, ठीक है। ये जो है वो आपके पास है स्केल मॉडल। फिर जो अगला आता है वो है आपके पास कॉन्शियसनेस मॉडल। कॉन्शियसनेस मॉडल के अंदर आप 2 तरह की जो है वो चीज़ों को कलेक्ट करते हो। वन इज़ द कॉन्शियसनेस एनालिसिस एंड अदर इज़ अनकॉन्शियस एनालिसिस, ठीक है। पहला है आपके पास अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, दैट हाउ द पीपल इन रियलिटी इंटरप्रेट अ फिनोमेना। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास कोई अर्थक्वेक हुआ है, तो अर्थक्वेक के अंदर क्या है कि उस फिनोमेना को लोग कई बार जो है वो भगवान की जो है वो किसी तरह की करोपी वगैरह की तरह जो है वो उस चीज़ को जो है वो इंटरप्रेट कर देते हैं कि भगवान जो है वो हमसे नाराज़ हो गया था, तो भगवान ने जो है वो एक अर्थक्वेक ले आए। दिस इज़ नोन एज कॉन्शियस मॉडल, कि लोग कॉन्शियसली उस चीज़ को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको कैसी लड़की चाहिए, तो लोग अपनी जो है वो कॉन्शियसली डिमांड जो है वो आगे रखेंगे। फिर आपके पास जो है वो अनकॉन्शियस एनालिसिस का मतलब है मीन्स द फिनोमिना नॉट परसीव्ड डायरेक्टली, जिसके लिए आपको रैशनलिज्म की यूज़ करना पड़ता है। फॉर व्हाट यू हैव टू यूज़ द रैशनलिज्म, तो जिसके लिए आपको जो है रैशनलिज्म या फिर आपको जो है वो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। ये इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है कि आप लोगों से जो है वो उनके इंटरव्यूज़ लेते हो, इंटरव्यू से आप डेटा कलेक्ट करते हो और डेटा कलेक्ट करके आप जो है वो अपना इंटरप्रिटेशन निकालते हो, तो आपको जो है वो अनकॉन्शियस के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो आपके पास जो है एक स्ट्रक्चरलिस्ट मॉडल के अंदर क्या कुछ होना चाहिए,
दे शुड बी सिस्टमेटिक एंड ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, वो जो है वो आपके पास सिस्टमेटिक हो और ट्रांसफॉर्म्ड हो। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब क्या है कि वो जो है वो हर जगह के अंदर जो है वो जनरेट हो। फॉर एग्जांपल सिस्टमेटिक का अर्थ क्या है? सिस्टमेटिक का मतलब है कि लेट से ये है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास कोई मिथ है, ठीक है, तो मिथ में आप क्या करते हो कि 4 कॉलम्स बना देते हो। ठीक है, एक है आपके पास कॉलम लाइफ का, एक है आपके पास डेथ का कॉलम, एक है आपके पास होप का कॉलम, एक है आपके पास डिस्पेयर का कॉलम, या फिर जो भी आपके पास इसके कॉन्ट्राडिक्टरी कोई भी एलिमेंट आया है। सो दिस मॉडल इज सिस्टमैटिक। ठीक है, सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम दिखाई दे रहा है ना। दूसरा है आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्ड का अर्थ क्या है? ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब क्या है कि आप दुनिया की किसी भी मिथ के अंदर चले जाओ, दुनिया की किसी भी मिथ के अंदर चले जाओ, आपको जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरा, इट मस्ट बी एबल टू एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ सम ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स। ठीक है, इसके अंदर भी ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स हैं। ठीक है, मिथ सुनी है, आप सुन सकते हो, तो जो चीज़ों को आप देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, दे आर नोन एज ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स। ठीक है, उनको आप जो है वो ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स कहते हो। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द बोरोरो रेड इंडियंस। तो बोरोरो रेड इंडियंस के जो विलेजेस हैं दे आर बिल्ट सर्कुलर, तो उनको जो है वो सर्कुलर शेप में जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, दीज आर द, लेट्स से दीज आर द विलेजेस ऑफ द बोरोरो रेड इंडियंस, ये बोरोरो रेड इंडियंस के विलेजेस हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया जाता है कि 2 हाफ्स में इन विलेजेस को कट कर दिया जाता है। ठीक है, 2 हाफ्स, पहला हाफ ये है, दूसरा हाफ जो है वो आपके पास ये रह जाता है ईस्ट वेस्ट एक्सिस के ऊपर। ओके, फिर उसके बाद ईच हाफ इट इज ऑक्यूपाइड बाय 1 एक्सोगेमस मैट्रीमोइटी। ठीक है, सो आपके पास हर एक हाफ के अंदर देयर इज मैट्रीमोइटी, आपके पास मैट्रीमोइटी जो है वो इस हाफ के अंदर भी एक मैट्रीमोइटी है। मैट्रीमोइटी का मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो मैट्रीलिनियल ट्राइब जो है वो यहाँ पे रह रही है। ठीक है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो मैट्री लाइंस के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, मदर टू डॉटर, इस तरह से आपके पास फीमेल लिंक्ड प्रॉपर्टी है। एक्सोगैमस का मतलब क्या है कि जो आपके पास मोइटी 2 होगी उसकी शादी जो है वो मोइटी 1 के अंदर होगी, मोइटी 1 की जो शादी है वो मोइटी 2 के अंदर होगी। ठीक है, सो दीज आर द एक्सिगेमस मोइटीज, ये एक्सिगेमस मोइटीज हैं, एक्सिगेमस मैट्रीमोइटीज हैं। इनको जो है वो 4 क्लासेस के अंदर, हर एक मोइटी को जो है वो 4 क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से 4 क्लासेस के अंदर जो है वो इनको डिवाइड कर दिया गया है। देयर हट्स आर अरेंज्ड इन द स्पेसिफिक वे, दैट इज दे आर क्लस्टर्ड इन अकॉर्डिंग टू द अपर मिडल लोअर कैटेगरीज। यहाँ पे दोनों जो हैं वो आपके पास अपर कैटेगरीज हैं, फिर आपके पास जो है वो मिडल कैटेगरीज हैं, लोअर कैटेगरीज हैं। तो इस तरह से आपके पास जो है स्टेटस जो है वो डिक्रीज करता रहता है। पीपल ऑफ 1 मोइटी इट मैरीज द अदर मोइटी, एक मोइटी में जो है वो दूसरे मोइटी में मैरी करते हैं। दैट इज द कॉन्शियस स्ट्रक्चर, इट इज़ दी ड्यूलिस्टिक वन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो कॉन्शियस स्ट्रक्चर है वो कैसा आ गया? ड्यूलिस्टिक वन, क्योंकि एक मोइटी, ये जो दूसरी मोइटी है वो अपनी जितनी भी यहाँ पे फीमेल्स हैं उनको क्या कहेंगे? दैट दे आर आवर सिस्टर्स, वो जो हैं वो आपके सिस्टर्स हैं। अपनी सिस्टर्स के साथ तो वो मैरी नहीं करेंगे, लेकिन वो जो है वो मैरी कहाँ पे करते हैं? वो दूसरी मोइटी के अंदर मैरी करते हैं। ठीक है, तो मैरिज जो है और जो आपके पास जो है वो ब्लड रिलेशनशिप, मैरिज जो आप और आपके पास जो ब्लड है, ठीक है, ये जो है ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या बन गई? ये जो है वो ऑपोजिट आ गई एक दूसरे के। ठीक है, सिमिलरली मोइटी 1 इट इज़ ऑल्सो इन ऑपोजिशन टू मोइटी 2। भाई समझ में आ रहा है ना सब कुछ? यहाँ पे भी जो है वो आपके पास ऑपोजिशंस आ गई। ये जो आपके पास मोइटी है वहाँ पे सिस्टर्स हैं और यहाँ पे जो है वो मैरी कर रहे हैं। मैरिज, ब्लड एंड मैरिज दे आर इन ऑपोजिशंस, सो इज़ दी मोइटी।
सो आपके पास जो है मोइटी 1 और मोइटी 2 भी जो वो भी तो ऑपोजिशन में है, ठीक है। तो आपके पास ये जो है वो एक प्रॉपर डुअलिज्म, एक प्रॉपर जो है यहाँ पे डुअलिज्म जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। वन बट अनकॉन्शियसली दे वर marrying the people of the same subclass, this model it is the deeper one। लेकिन अनकॉन्शियसली जो आपके पास हाई क्लास के लोग होंगे वो अपनी जैसी हाई क्लास की जो है वो लड़की से शादी करेंगे दूसरी मोइटी की। तो इस तरह से ये लोग जो है वो अपनी क्लास वाले लोगों के साथ जो है वो शादी का संबंध जो है वो बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्यों है? क्योंकि इसका जो है वो आंसर नहीं दे पाते, इसका जो है वो आंसर दे पाते हैं, ठीक है। तो अनकॉन्शियसली आपके पास जो है वो एक यूनिटी भी आ रहा है, ठीक है। यूनिटी क्यों आ रहा है? बिकॉज दे वॉन्ट टू मैरी देयर ओन क्लास। वो अपनी ही क्लास वाली जो लड़की हैं, दे वॉन्ट टू मैरी देयर ओन क्लास, वो अपनी ही जो क्लास वाली लड़की है उसके साथ जो है वो शादी करना चाहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड आपके पास जो है वो ड्यूलिज्म भी आ गया। ड्यूलिज्म कैसे आ गया भाई आपके पास? बिकॉज वन मोइटी, आपके पास जो एक मोइटी है वो दूसरी मोइटी के साथ जो है वो आपके पास शादी का संबंध जो है, जो ब्याह का संबंध है वो रचाना चाहती है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो एक डुअलिटी भी आ गई और आपके पास जो है वो एक जो है यूनिटी भी आ गई। और पिछली स्लाइड के अंदर हमने क्या किया था? स्टार्टिंग में हमने क्या किया था? यूनिटी ऑफ बाइनरी ऑपोजिट्स, ठीक है भाई, समझ में आ गया, लिंक हो गया। यूनिटी ऑफ बाइनरी ऑपोजिट्स, आपके पास जो है वो बाइनरी ऑपोजिशंस की यूनिटी बन गई। तो इस तरह से वो जो हैं वो प्रॉपरली इस चीज़ को जो है वो समझाते हैं, ठीक है। फिर अब जो है वो आपके पास क्रिटिसिज्म क्या है? सो इनके जो मेथड्स हैं दे आर इम्प्रिसाइज एंड डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वर्स। अब पहला स्टेप क्या था? दैट यू हैव टू डू सम ऑब्जर्वेशन, कि आपको जो है वो कुछ ऑब्जर्वेशन करनी है। पहला स्टेप था ऑब्जर्वेशन, दूसरा स्टेप था आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है कि अब ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपके पास वो कौन सा डेटा लेगा, ठीक है। सो इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वर। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी कि वो डेटा कौन सा जो है वो लेता है, ठीक है। तो वो अपना जो डेटा लेगा उसी को जो है वो आप एनालाइज करोगे। तो ये तो जो है वो कोई आपके पास साइंटिफिक थ्योरी हुई नहीं, ये तो कोई आपके पास साइंटिफिक एनालिसिस हुआ नहीं कि आपका जो आप पूरी की पूरी जो आपकी थ्योरी है, पूरी की पूरी जो आपकी थ्योरम है वो जो है वो कुछ एक कुछ एक व्यक्ति विशेष डेटा के ऊपर जो है वो निर्भर कर रही है, ठीक है। दिस इज़ नॉट हाउ द साइंस शुड वर्क, ठीक है। फिर उसके बाद है कि आपके पास जो लेवी स्ट्रॉस हैं वो अनकॉन्शियस मॉडल्स को होम मेड मॉडल्स कहते हैं। होम मेड मॉडल्स का मतलब क्या है कि एक इंसान या फिर एक आपके पास जो सोसाइटी है वो उसको खुद जनरेट कर रही है, बट ऐसा नहीं है। लोग जो हैं वो रियल लाइफ के अंदर जो है वो कोई अनकॉन्शियस मॉडल कंस्ट्रक्ट नहीं करते। लोग रियल लाइफ के अंदर रैशनली रियल लाइफ सिचुएशंस को डील करते हैं। इट इज़ मोर टूवर्ड्स यूटिलिटी। रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर मैं चीज़ों की यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा देखूंगा। मैं कोई ऐसा नहीं देखूंगा कि आप आई हैव कंस्ट्रक्टेड सम काइंड ऑफ मॉडल और समथिंग, मैं इन चीज़ों को जो है वो नहीं देखने वाला। रियल लाइफ के अंदर लोग रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस के साथ डील करने के लिए रियल लाइफ सॉल्यूशंस निकालते हैं, उन चीज़ों की यूटिलिटी को देखते हैं, ठीक है। तो अगर वो सेम क्लास की लड़की के साथ जो है वो एक इंसान मैरी कर रहा है तो उसकी कोई यूटिलिटी है, उसकी यूटिलिटी को इग्नोर किया गया है यहाँ पे, ठीक है। सो व्हेन पीपल आर डीलिंग विद द रियलिटी, पीपल आर डीलिंग विद द रियल थिंग्स। यहाँ पे कोई मॉडल का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। सो दीज मॉडल्स दीज एक्सप्लोर द रूल्स, ये रूल्स को एक्सप्लोर करते हैं। बट सोसाइटी इतनी ज़्यादा डाइवर्स होती है कि पूरी की पूरी सोसाइटी को रूल्स के ऊपर जो है वो आप नहीं चला सकते, बिकॉज सोसाइटी इज़ टू डाइवर्स, बहुत डाइवर्स होती है। तो पूरी की पूरी सोसाइटी को जो है वो रूल्स के ऊपर चलाना, ये जो है वो आपके पास बेवकूफ़ी बन जाती है। ये कह देना कि पूरी की पूरी सोसाइटी जो है रूल्स फॉलो करती है और रूल्स की वजह से जो आपके पास सोसाइटी है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ये तो आपके पास बेवकूफ़ी हो गई,
ठीक है। तो सोसाइटी के अंदर जो है यू हैव कलेक्टिव बिहेवियर्स, आपके पास कलेक्टिव बिहेवियर्स होते हैं। तो उन कलेक्टिव बिहेवियर्स को जो है वो नकार के आपके पास जो लेवी स्ट्रॉस हैं वो जो है वो रूल्स के प्रति जाते हैं। तो जैसे हमने जो है वो मैरिज के अंदर देखा था, मैरिज के अंदर जो है लेवी स्ट्रॉस जो हैं वो कुछ रूल्स बनाते हैं कि आपके पास जो मैरिजेस हैं वो इन रूल्स के ऊपर जो हैं वो होती हैं, जिसके अंदर हमने जो है वो प्रेफरेंशियल रूल्स पढ़े थे। तो वो कहते हैं कि आपके पास एक बार बाइनरी ऑपोजिशंस बन जाते हैं माइंड के, फिर आपके पास जो मैरिज होनी होती है वो रूल्स के ऊपर बनती है, बट ऐसा नहीं है। मैरिज जो है, जो ऐसे आपके पास बेसिक फिनोमिना हैं, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्टिव बिहेवियर। सोसाइटी कैसे बिहेव करती है, सोसाइटी के इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपके पास जो है सोसाइटी का पूरा जो स्ट्रक्चर है, दारोमदार जो है वो बनता है। सिर्फ रूल्स के ऊपर ये बता देना कि सोसाइटी बन गई, ये गलत है। फिर उसके बाद एडमंड लीच कहते हैं कि इनके जो ये मॉडल्स हैं दे आर वेरी माइक्रो इन नेचर, बहुत लोकल हैं, एंड दे आर वेरी थ्योरेटिकल। एडमंड लीच ने जो है वो काचिन्स ऑफ बर्मा के ऊपर काम किया। तो एडमंड लीच ने जब काचिन्स ऑफ बर्मा के अंदर काम किया तो एडमंड लीच कहते हैं कि जो मेरी एथनोग्राफिक रियलिटीज़ हैं, जो मेरी एथनोग्राफिक फाइंडिंग्स हैं, उनके अंदर जो है वो आप खरे नहीं उतर रहे, उसके अंदर जो है वो आपकी थ्योरी जो है वो सही नहीं बैठ रही। ठीक है। तो एडमंड लीच कहते हैं कि इनके मॉडल्स उन सोसाइटी के अंदर जो है वो ठीक रहते हैं, ठीक बैठते हैं, जिन सोसाइटीज़ के अंदर आपके पास बहुत क्लोज्ड निट बॉन्ड्स हैं, जिन सोसाइटी के अंदर जो बॉन्ड्स हैं दे आर वेरी क्लोज निट, और बहुत छोटी सोसाइटीज़ हैं, जैसे ब्रोरो रेड इंडियंस हैं, दैट टू बिफोर ग्लोबलाइजेशन। तो बिफोर ग्लोबलाइजेशन ब्रोरो इंडियन जो थे वो आपके पास बहुत छोटी सोसाइटीज़ थी, स्मॉल सोसाइटीज़ थी। ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर जो हैं वो इनके मॉडल जो हैं वो फिट बैठ जाते हैं। पर जो आपके पास मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, बड़ी सोसाइटीज़ हैं, मैक्रो नेचर का जो एनालिसिस है वो एनालिसिस जो है वो इनके मॉडल से नहीं किया जा सकता। ठीक है। सो दीज आर द क्रिटिसिजम्स, और यही जो है वो आपको जो है वो लिखना था। ठीक है। सो द क्वेश्चन ऑफ द डे इज इवेल्युएट the structural approach of Lévi-Strauss। ठीक है। It carries 15 marks. Okay. Please write this question and send it to this number। इस नंबर के ऊपर जो है वो आप भेज सकते हैं, और you can send it on the app। आप O2IAS Academy ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए, इस ऐप के ऊपर जो है वो आप इस क्वेश्चन को जो है वो लिख के भेज सकते हैं। ठीक है। सो होप you enjoyed the session. Thank you very much.